कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सरकार ने जारी की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की नई गाइडलाइन। सभी सरकारी बैंक होंगे स्कीम में शामिल। ज्वेलर्स भी निभाएंगे बड़ी भूमिका। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 30 ग्राम से घटाकर 10 ग्राम कर दी गई। सोना जमा करने की ऊपरी लिमिट नहीं है। सोने चांदी में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। एमसीएक्स पर सोना 48,000 के और चांदी 70,000 के करीब, लेकिन अभी भी लाल निशान में कारोबार। 13 महीने के ऊपरी स्तर से फिसला कच्चा तेल। लगातार 9 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दबाव, लेकिन ओपेक के उत्पादन कटौती और यूएस में इन्वेंट्री घटने से सपोर्ट। कई दिनों की जोरदार तेजी के बाद मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार। 8 साल के हाई से फिसला कॉपर। निकल में भी दबाव, लेकिन जिंक और लेड हरे निशान में। खाने के तेलों में निचले स्तरों से रिकवरी। सरसों करीबन 1% मजबूत। सोयाबीन और सीपीओ में भी खरीदारी। हल्दी में लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, आपके पास पहले आना चाहेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर खासी उठापटक है। मुनाफा वसूली यहाँ पर खाने के तेलों में, लेकिन मसाले में, हल्दी में अभी भी चमक है। लेकिन आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने 2 कमोडिटी को चुना है, एक ग्वार सीड और कैस्टर सीड। काफी समय कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स यहाँ इन दोनों कमोडिटी में बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो ग्वार में बाय कर सकते हैं अराउंड 3940 में। स्टॉप लॉस 3850 का रहेगा। टारगेट करीबन 4100 तक हो सकता है। वहीं कैस्टर सीड के अंदर भी खरीदारी करके चले 4400 में। स्टॉप लॉस 4340 का लगाएं। टारगेट 4550 का देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड और कैस्टर सीड दोनों के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से आती हुई, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर क्लियरली सरकार ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और बेहतर बनाने की है वो है। इसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके नियमों में बदलाव किया गया है। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई स्कीम में सभी सरकारी बैंकों से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सपोर्ट करने को कहा है। नई स्कीम में ज्वेलर्स को भी शामिल किया जा रहा है। ज्वेलर्स को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में एजेंट के तौर पर रखा जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि नई स्कीम में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और साथ ही ये इकोनॉमी को लेकर भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या नया है और इसे आपके लिए कितना फायदेमंद है, आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसको समझाने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के चिराग शेठ जुड़े हैं। चिराग, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को रिवैम्प किया जाना था, ये हमने पिछले बजट में सुना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई मूव्स आते हुए नहीं देखे। और अब जो रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई है उसमें उम्मीद से भी ज्यादा और बेहतर चेंजेस हमने आते हुए देखे हैं। सबसे पहले जो बैंकों को यहाँ पर भागीदारी बनाने की बात की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? प्राइवेट बैंकों से रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 33% यहाँ पर उनके पास वो सहूलियत होनी ही होगी। ये कितने समय में कैसे बनता हुआ देखते हैं? मनीषा, बिल्कुल। आई थिंक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट की एक काफी बड़ी एम्बिशियस स्कीम थी, जो कुछ चीजों की वजह से चल नहीं पाया और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के कहने पर इसे रिवैम्प किया। तो काफी सारी अच्छी चीज है। एक जो है, जैसे आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब कंपलसरी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कहा गया है कि आप प्लीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई है कि बैंकों को अब अलाउ करेंगे गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से गोल्ड को बाय करने के लिए। तो मैं कहूंगा ओवरऑल बैंकों के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। अभी भी बहुत सारी क्लैरिटीज अवेटेड है इसके अंदर, कैसे बैंक्स इसके अंदर गोल्ड को मोनेटाइज करेगी, क्या कॉस्टिंग होगी। क्योंकि एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेटल लोन है आज भी मनीषा काफी सस्ते में अवेलेबल है, जबकि बैंकों के जीएमएस के थ्रू गोल्ड को मोनेटाइज करना है तो यहाँ पे कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है। और चिराग, ऑफ कोर्स जो हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं या मैं आप भी अगर हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का यहाँ पर फायदा उठाना चाहते हो तो 2015 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो लोगों ने बहुत कम सोना यहाँ पर दिया था, लेकिन अब बैंकों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, आपके ज्वेलर को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। ज्वेलर्स की भागीदारी कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल मनीषा, आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये है कि ज्वेलर्स जो है, क्योंकि ज्वेलर्स की
आज एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि बैंकों का टच नहीं है गोल्ड कंज्यूमर के साथ, ज्वेलर्स का टच है गोल्ड कंज्यूमर के साथ। और आज भी जब अगर कोई कंज्यूमर आता है अपना गोल्ड बेचने के लिए तो ज्वेलर के पास आता है, तो ज्वेलर को सॉर्ट ऑफ कलेक्शन सेंटर्स बनाया गया है। इसकी वजह से जरूर एक फायदा होगा। अभी भी ये देखना जरूरी है कि ज्वेलर्स को इसके अंदर किस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये ज्वेलर्स का काफी सबसे बड़ा सवाल है कि ज्वेलर्स को एजेंट जरूर बनाए, कि ज्वेलर्स को इसको इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा, ये अभी क्लैरिटी अवेटेड है। मेरा मानना है इससे जरूर फायदा होगा जीएमएस को। एंड क्लियरली बाजार आरबीआई गाइडलाइंस का इंतजार यहां पर कर रहा है, क्योंकि अगर आप बैंक्स को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं तो उनकी गाइडलाइंस यहां पर इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो मेमोरेंडम आ चुका है उसको भी बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। चिराग, काफी सारी चीजें यहां पर की गई हैं, जो मेमोरेंडम है काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसके बावजूद भी कितना सोना हम सालाना यहां पर आता हुआ देख पाएंगे? मनीषा जी, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 150 से 200 टन का स्क्रैप जनरेट होता है। दूसरा बात, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि 25,000 टन का इंडिया में गोल्ड होल्डिंग्स है, उसमें से करीबन 7 से 8,000 टन का सोना तो मंदिरों में पड़ा हुआ है। ये जरूर देख सकते हैं। हमारा मानना है कि ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हो सकती है और 20 से 25 टन की गोल्ड शायद बाहर आ सकता है। जो बड़े लोग कहते आ रहे हैं कि 100-200 टन के जितना सोना आएगा, हमें नहीं लगता है उतना सोना आएगा। अभी भी बहुत सारे यहाँ के हिकअप्स है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि मेटल लोन यहाँ पे 2.5 से 3% में अवेलेबल है, जबकि अगर बैंक को जीएमएस के थ्रू लोन मेटल रेज करना है तो ये 4-4.5% का कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक ये इशू बने रहेंगे। इसके अलावा चिराग, आपको अगर हम सोने के भावों की यहाँ पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हम यहाँ पर 50 के लेवल का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली 48 के नीचे फिलहाल यहाँ पर कारोबार हो रहा है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा, मैं शॉर्ट टर्म में तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देते, बट ओवरऑल में अगर मैं देखूं तो जब तक गोल्ड यहाँ से नीचे में 1840-1820 डॉलर के आसपास होल्ड कर लेता है और उसके बाद 1800 के लेवल्स नहीं टूटते, तब तक बहुत ज्यादा गोल्ड में वरी करने की जरूरत नहीं है किसी भी निवेशक को। ओवरऑल मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम जो इकोनॉमी के क्यूज आ रहे हैं वो सारे वीक है, जरूर निवेशकों ने जो डिप्स है उसका फायदा लेना चाहिए और गोल्ड में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए, सोने के लिए ये बजट काफी बेहतर रहा है। एक्चुअली भावों में तो हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे वो डोमेस्टिक गोल्ड एक्सचेंज हो, और जिस तरह से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की जो हमने मेमोरेंडम कल यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आते हुए देखी है, काफी तवज्जो ऑफ कोर्स यहाँ पर गोल्ड एज एन एसेट क्लास, मोनेटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से यहाँ पर सोने को काफी सारा सपोर्ट फिलहाल है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और कमोडिटी जहां पर अच्छी खासी बढ़त हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए देखी है, वो है चीनी, जहां पर 4 साल के हाईज पर कल काम हुआ है। ब्राजील और थाईलैंड में उत्पादन की कमी की वजह से यहां पर सपोर्ट है, लेकिन भारत में शुगर का आउटपुट बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चीनी में क्या नजरिया रहना चाहिए, क्या फिगर्स उभर के आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आइस्टा ने यहाँ पर अपने लेटेस्ट नंबर्स जारी किए हैं आज प्रोडक्शन के तौर पर। क्या है ये नंबर्स और पिछले साल के मुकाबले कितना फेरबदल है? ऐसा है कि ये साल हम 29.9 मिलियन मेट्रिक टन 299 लाख टन का एक्सपेक्टेशन जारी किया है। लास्ट ईयर 27.4 का हमने जारी किया था। हमें बताने में काफी खुशी होती है कि वो नंबर एग्जैक्टली 27.4 पे आया। वो हिस्टोरिकल एक हमारी सच्चाई वो आई है जो हमको खुद को भी अपने पे विश्वास नहीं था, पर वो अच्छा सक्सेस मिला है। और इसमें ऐसा है कि इस साल यूपी का प्रोडक्शन 16.6% से नीचे जाके 10.5 पे जाने की उम्मीद है, जो लास्ट ईयर 12.60 पे था। और महाराष्ट्र का प्रोडक्शन 64.5% ऊपर है। ये जो लास्ट ईयर 6.20 था, इस साल 10.20 का हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और कर्नाटक में भी हम करीबन 25.6% का अपसाइड प्रोडक्शन देख रहे हैं।
ओवरऑल ये देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान के लिए हम लोग 9.12% अपसाइड 29.9 का प्रोडक्शन की ये हम सोच रहे हैं जी। ये इस मेहनत के लिए हमारे वाइस चेयरमैन राहिल भाई का काफी मेहनत के बाद काम अच्छा हुआ है जी। और दूसरा ये है कि वी हैव प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट्स एट 4.3 लाख मेट्रिक टन, जो थोड़ा देरी से ये बार स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, और उसके बाद जो है कंटेनर्स और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। पर ये 4.3 जो है इसमें हमने ईरान को कैलकुलेट नहीं किया है। अगर कोई रीजन से ईरान भी आ जाता है तो नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो एक्सपोर्ट जो है 4.3 पे ही लगता है कि आसपास रहेगा। प्रफुल्ल जी, आपने एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करी और आपने ये भी कहा कि जी हाँ, कंटेनराइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सेक्टर्स में हमने आते हुए देखी हैं, शुगर सेक्टर के लिए भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतने हाईज पर हैं, आपको लगता है समय रहते भारतीय मिल्स उसका फायदा उठा पाएंगी? हाँ, मुझे ऐसा है कि प्रोडक्शन के फिगर पहले 32, 31, 31.5 पे चल रहे थे, एटलीस्ट 30 के फिगर पे तो अभी सब लोग राजी हो गए हैं जी। अगर ये 1.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हुआ है और 4.5 तक एक्सपोर्ट हो जाता है तो 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट पूरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा। और ये कंटेनर की जो प्रॉब्लम है, एक दूसरी तरह से कुछ सॉल्यूशन तो हो रहा है कि बल्क वेसल के अंदर चीनी जा रही है, और जो कंटेनर की कमी है वो है, लेकिन फिर भी 4.3 अगर हम लोग को सिर्फ एक छोटे पीरियड जो है जनवरी से सितंबर 2 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी में ही स्कीम आई है, ये बात 3 महीने का तो लॉस हो गया है थोड़े डिले में, तो 4.3 इज ए वेरी गुड फिगर एक्चुअली। ऑलराइट, वो आहिस्ता की तरफ से नंबर्स आते हुए आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं कि क्या स्टेट वाइज उन्होंने क्या यहाँ पर आंकलन किया है इस साल का और पिछले साल में यहाँ पर क्या था। और जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, यही माना जा रहा है कि 4.3 एज ऑफ नाउ, जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा और उससे नंबर्स शायद बेहतर ही यहाँ पर हो सकते हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और नवनीत को भी हमारे साथ यहाँ पर जोड़ेंगे। नवनीत, हमने सोने पे तो यहाँ पर डिस्कशन किया, लेकिन आपकी टॉपिक्स आज नॉन एग्रो स्पेस में कहाँ पर रहेंगी? पर नॉन एग्रो स्पेस में मनीषा जी मुझे लगता है कि चांदी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अराइज हो रहा है और 2-3 सेशन के करेक्शन के बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन रही है डिप्स पे बाय करने के लिए। मुझे लगता है कि $27 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसको ब्रीच करना चांदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो 68,700, 750 के आसपास बाय किया जा सकता है। 68,250 का आप स्टॉप लगाइए एंड वापस 69,500, 69,700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि कॉपर में काफी दिनों से सस्टेन्ड अपसाइड देखने मिल रहा है और करीब करीब 8 से 8.5 साल के उछले स्तरों पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आज चाइना की तरफ से थोड़ा सा स्लो डाउन वॉल्यूम में देखने मिलेगा, जहाँ पे 7 दिन की छुट्टी पे चाइनीज मार्केट गए हैं, बट कॉपर में जो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए और यहाँ से करीब 3 से 4 रुपए का अपसाइड आपको और भी देखने मिल सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में भी आती हुई, चांदी और कॉपर यहाँ पर टॉप पिक्स है नवनीत की तरफ से। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेंगे दर्शकों के भी सवाल। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब शो में वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास एक व्हाट्सएप आया है जाकिर का जयपुर से। ये लिखते हैं कि इन्होंने एक लॉट बेचा है 1332 रुपए के लेवल पर निकल में। नवनीत, क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए इन्हें? वेल जाकिर जी, 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है अगर निकल प्राइस में, बट अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल की बात करें तो जिंक निकल में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। मेरे हिसाब से कोई भी डिप पे एग्जिट करना बेहतर रहेगा। 1320, 1315 के आसपास मिले तो आप ऊपर में 1345 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, बिकॉज निकल में जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है और 1380 तक के भी लेवल्स टेक्निकली अभी भी संभावित लग रहे हैं। निकल पे जैसे आपने कहा नवनीत, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, मल्टी ईयर हाइज के आसपास है और स्पेशली जिस तरह का सप्लाई डिस्ट्रप्शन, और जो बाइडेन ने कल कहा कि पूरा फेडरल फ्लीट अब वो ईवी में चाहते हैं, आपको लगता है निकल वहां से सहारा लेता हुआ नजर आएगा? वेल अगर हम देखें तो सारे मेटल्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, बट हमने पिछले साल भी देखा कि निकल $11,000 से करीब $18,000 के आसपास थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी मनीषा जी 8 से 10% ही निकल का
यूजेज में यूज होता है और अभी भी 90% ऑफ द मार्केट इज ड्रिवन बाय स्टेनलेस स्टील। तो मुझे लगता है कि स्टील में जब तक तेजी रहेगी और ये जो ईवी का जो बज़ है उसके साथ साथ जो मोमेंटम देखने मिल रहा है उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव वे में निकल के प्राइसेस में इस साल इम्पैक्ट करेगा। और पूरे साल के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 22 से 24 हज़ार डॉलर तक के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में भी आ सकते हैं। तो मैं कहीं भी निकल को सेल करने की या प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसमें कैरी ऑन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखे तो वहां पर ऐड करने को ही देखना चाहिए। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल में है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और मोहित ग्वालियर एमपी से हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। मोहित नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम जी मेरे पास 200 क्विंटल हल्दी है, तो 7500 के बाद में, तो दिवाली तक क्या रेट मिल जाएगी अंदाज? 7500 के भाव पे 200 क्विंटल यहाँ पर हाजिर में हल्दी है। जी 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 मोहित, अनुज क्या राय देंगे, दिवाली तक यहाँ पर किस तरह के भाव रह सकते हैं? ऑफ कोर्स काफी बुलिशनेस है यहाँ पर हल्दी को लेकर, और जिस तरह का मोमेंटम हमने पिछले 6-7 दिनों में देखा है, आपको लगता है वो जारी रह पाएगा? देखिए, दिवाली तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत लंबा टाइम पीरियड ले रहे हैं, बट अगर हम आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 8,000 से लेकर 8,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% से ऊपर भाव यहाँ बढ़ चुके हैं, तो हायर लेवल पे करेक्शन भी यहाँ देखने को मिल सकती है। बट जो रैली चली है मुझे लगता है कि अभी कुछ और एक्सटेंड हो सकती है, जो कि 8,000 से लेकर 8,200 तक जा सकती है। तो वहाँ पर हमारी राय है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दिवाली तक टारगेट मुझे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन दिवाली के समय में यहाँ पर मांग फिर तेज होती है। आई थिंक इसलिए अनुज ये दिवाली तक देख रहे हैं, लेकिन अगर 2-3 महीने में ही जिस तरह की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, शायद आपको वहां पर अपने लेवल्स मिलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ अब नागौर राजस्थान से प्रेम फोन लाइन पर हैं। प्रेम नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी प्रेम। नमस्कार मैडम जी मेरा सवाल अनुज जी से है, क्रूड ऑयल में क्या व्यू है? मेरे को बाइंग पोजीशन बनानी है, तो अगले 1 मंथ तक क्या व्यू रह सकता है क्रूड में? कच्चे तेल में खरीदारी की पोजीशन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। नवनीत क्या राय देंगे, कैसा लगता है अगर एक पोजिशनल ट्रेडर को यहाँ पर कच्चे तेल में निवेश करना हो तो? वेल मनीषा जी, हमने देखा है कि क्रूड में लगभग 30% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम पिछले 1 क्वार्टर में देखने मिल चुका है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ पे $60 के आसपास WTI आ चुका है, थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से सिर्फ करीब 50-75 रुपए 100 रुपए की तेजी करनी है तो फिर भी अभी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे आप 4240 4250 के आसपास बाय कीजिए, 4200 का स्टॉप लगाइए एंड 4325 4350 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बट एक पोजिशनल ट्रेडर को करेक्शन का या डिप का वेट करना चाहिए, उनके लिए अभी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। प्रेम, आपके लिए वो राय है, इंतजार करिए, जब आपको डिप देखने को मिलेगा तो खरीदारी करके यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस बनानी है। आगे चलते हैं और हमारे साथ राजस्थान श्री गंगानगर से जितिन अब फोन लाइन पर हैं। जितिन नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी, मैं चने पे व्यू लेना चाहता था। चने पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए? जैसे क्रॉप भी आने वाली नई यील्ड, उससे पहले कोई पोजीशन ले सकते हैं उसमें बाइंग की, या क्या व्यू है जी चने पे? जितिन आप यहाँ पर पहले कारोबार करते हैं हाजिर या फ्यूचर्स में? तो मैंने ऑप्शंस में किया है, अब मैं इसमें मतलब नया लवली, आपने ऑप्शंस में यहाँ पर कारोबार किया है, लेकिन क्योंकि आपको मार्केट की यहाँ पर समझ है। अनुज कैसे हेल्प करेंगे जितिन को? क्या लगता है चने में आगे जाके क्या रुझान रह सकता है? देखिए, मार्च से हम देखेंगे कि नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी, मगर फिलहाल अभी अगर हम देखें तो फरवरी के महीने में जो अभी हैं 10-12 दिन, यहाँ पर हम तेजी का एक ट्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है वो काफ़ी लोअर है। मुझे लगता है कि 10-12 दिनों के लिए अगर ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो बाय का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर 4750 से लेकर 4800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जब नई क्रॉप का आवक आएगा तो भावों में हम गिरावट देखने को मिलेगी, बट फिलहाल वही शॉर्ट टर्म के लिए 10 से 12 दिन के लिए बाय का ट्रेड यहाँ पर बनाया जा सकता है। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर चने में ही है। एक्चुअली काफी हद तक कमोडिटीज में बाइंग रिकमेंडेशंस हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर दी हैं, लेकिन इसी के साथ फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही समय है। अनुज, नवनीत, आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। आगे देखिए मार्केट्स टुडे। नमस्कार।